डियर स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं। किसी भी अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण हेतु विभिन्न मेथड काम में लिए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है इनिशियल रेट मेथड यानी कि प्रारंभिक वेग विधि। दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड यानी कि समाकलित वेग समीकरण विधि। तीसरा है आइसोलेशन मेथड, विल्कन विधि, इसको हम ओस्वाल आइसोलेशन मेथड भी कहते हैं, ओस्वाल पृथक्की विधि। चौथा है डिफरेंशियल रेट मेथड और पांचवा है हाफ लाइफ मेथड, अर्ध आयु मेथड। इस प्रकार सबसे पहले हम फोकस करते हैं इनिशियल रेट मेथड पर यानी कि प्रारंभिक वेग विधि। प्रारंभिक वेग जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था, जब t इज इक्वल टू 0 समय के ऊपर जो भी अभिक्रिया का वेग होता है यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो है उसको हम प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया जैसे a इज इक्वल टू अगर p हो, अगर a के सापेक्ष में यदि n1 उसका अगर सांद्रता पद का अगर कोटि हो, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k1 a टू द पावर n1। इसी प्रकार अगर दो अभिकारक भाग ले रहे हो और प्रत्येक अभिकारक के रेस्पेक्ट में क्रमशः n1 और m1 अगर उसकी अभिक्रिया की कोटि हो, तो हम ये रेट एक्सप्रेशन इस प्रकार से दे सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू k2 a टू द पावर n1 और b टू द पावर m1। इन दोनों वेग व्यंजक का हम लॉगरिथम लेते हैं। पहले वाले केस का जब हम लॉग लेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली log of rate of reaction is equal to log of k1 plus x to the power n को हम n log x भी लिख सकते हैं, तो n1 log into a हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड केस के अंदर log of rate of reaction और फिर log of k2 plus n1 log a और plus m1 log b हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर हमें ये ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो हम इसको एक सरल रेखा समीकरण के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y यहाँ पर इनिशियल रेट हो जाएगी और जो a है वो नीचे x की जगह काम में आ जाएगा और जो इसका जो भी स्लोप होगा वो n1 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम y की जगह रेट ऑफ द रिएक्शन ले लेते हैं, x की जगह a सांद्रता पद का जो लॉगरिथम है उसको लेंगे, उस स्थिति के अंदर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो इंटरसेप्ट होगा, जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, वो k1 के बराबर हो जाएगा और log ऑफ k1 के बराबर हो जाएगा। इसके द्वारा k1 का मान का भी निर्धारण कर सकते हैं। और जो log ऑफ a के साथ में जब हमने स्ट्रेट लाइन खींची तो उसका जो स्लोप होगा वो m के बराबर होगा और जो स्लोप m जो है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर अगर इक्वेशन से कंपेयर करें, ये n1 यानी कि a के सापेक्ष जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड केस के अंदर भी अगर हम ये लॉग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, साथ में अगर वेग व्यंजक का अगर इसका भी लॉगरिथम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो log ऑफ k2 प्लस n1 log a प्लस m1 log b। इस स्थिति के अंदर यदि हम a की सांद्रता को लगभग स्थिर कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम b के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। उस समय जो ढाल होगा वो m1 के बराबर होगा और इसी प्रकार अगर हम b की सांद्रता को लगभग स्थिर कर देते हैं तो उस स्थिति के अंदर अभिक्रिया का वेग सिर्फ a की सांद्रता पर निर्भर करेगा और हम उस जो भी हम ग्राफ खींचेंगे log ऑफ a और रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में, उसका जो स्लोप आएगा that would be equal to the order of the reaction with respect to a। इनिशियल रेट मेथड हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि हमने कंसंट्रेशन और समय के मध्य में ग्राफ खींचा था, तो उसके अंदर जब समय और कंसंट्रेशन के मध्य में ग्राफ खींचते हैं हम, जैसा कि हमने ये पूर्व में देखा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जब t इज इक्वल टू 0 है वहां पर हम एक मिरर को सेट करते हैं। मिरर को हम इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये जो कर्वेचर हमको ग्राफ का दिख रहा है ये एज इट इज कंटिन्यूएशन में हमें इसकी मिरर इमेज अपोजिट साइड में दिखे। उस स्थिति के अंदर यहाँ से हम इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर और इसमें dA बाई dt निकाल लेते हैं, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन हम निकाल लेते हैं और फिर जो भी उसका स्लोप होगा इस ग्राफ का वो n1 के बराबर होगा या ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट होगा। दूसरा मेथड है ओस्वाल्स आइसोलेशन मेथड यानी कि ओस्वाल पार्थक्य विधि। पार्थक्य का तात्पर्य हमारा यह है कि जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक अगर अभिकारक भाग ले रहे हो और एक अभिकारक की तुलना में अन्य अभिकारक को अगर हम आधिक्य में ले लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा के अंदर ले लेते हैं, जिस अभिकारक की
सांद्रता हमने कम ली है उसके संदर्भ में उस अभिक्रिया की कोटि को हम भिन्न भिन्न सांद्रता पर आलेखी विधि के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं A मोल ऑफ A रिएक्टेंट, B मोल ऑफ B रिएक्टेंट, C मोल ऑफ C रिएक्टेंट। ये अभिक्रिया कर हमें प्रोडक्ट P दे रहे हैं। अब इसके अंदर अगर उत्पाद के रेस्पेक्ट में, हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ द रिएक्शन देते हैं, dx by dt is equal to k a to the power small a, b to the power small b and c to the power small c। उस स्थिति के अंदर जो अभिक्रिया का ऑर्डर होगा वो n will be equal to a plus b plus c। जैसा कि हमने कहा कि हमें एक अभिकारक की तुलना में अन्य दो अभिकारकों का आधिक्य लेना है, तो जैसे अगर हम A के सापेक्ष में अगर अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करना चाहते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम जो B है इनका आधिक्य ले लेंगे, B की सांद्रता अत्यधिक ले लेंगे। इसी प्रकार जो C है उसकी भी सांद्रता अत्यधिक ले लेंगे। जैसा कि अब हमने वीडियो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर भी देखा था कि अगर 20 से 25 गुना अधिक ले लेते हैं, तो इसके ऊपर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभिक्रिया जो वेग है इनकी सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करेगा। उस स्थिति के अंदर इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगी dx by dt is equal to k into a to the power a। तो अगर अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं dx by dt, और जैसा कि हमने पहले log लिया था is equal to log k plus log a to the power a, तो a log a हो जाएगा, और जो भी इसका स्लोप आएगा ग्राफ का वो a के बराबर होगा। इसी प्रकार अब हम B की तुलना में और A और C जो अभिकारक है उनकी सांद्रता आधिक्य में ले लेते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है सिर्फ B की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, और इस समय पर जो भी स्लोप आएगा वो B के सापेक्ष कोटि के बराबर होगा। इसी प्रकार का अगर हमें C का लेना है तो हम A और B को आधिक्य में ले लेते हैं, और अब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो सिर्फ सांद्रता C पद पर ही निर्भर कर रहा है। इस प्रकार जो भी स्लोप आएगा आलेखी निरूपण के अंदर वो स्लोप उस अभिक्रिया की कोटि होगी C अभिकारक के सापेक्ष। इस प्रकार A, B, C का हम पृथक रूप से अलग अलग इनका मान का निर्धारण कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको आइसोलेशन मेथड भी कहते हैं। और इन तीनों को जब हम योग कर देते हैं, इन तीनों का जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि n जो है हम A, B और C के योग के द्वारा निकाल सकते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल न्यूमेरिकल की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने H2PO2 नेगेटिव लिया है, OH नेगेटिव लिया है, ये HPO3 2 नेगेटिव बना रहा है। यहाँ पर सांद्रताएं दे रखी हैं अलग अलग H2PO2 नेगेटिव की अलग अलग समय पर 0.5, 0.25 और 0.25। इसी प्रकार OH आयन की सांद्रता भी दे रखी है, समय दे रखा है, साथ में जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम cm³ के अंदर दे रखा है। इस प्रकार अगर हम अभिक्रिया का वेग अगर निर्धारण करना चाहें, तो अभिक्रिया का जो वेग है उसके अंदर हम देखते हैं k मल्टीप्लाई बाय H2PO2 नेगेटिव टू द पावर n, जिसका कि हमें अभी निर्धारण करना है। इसी प्रकार OH माइनस टू द पावर m, m का भी हमको निर्धारण करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द रिएक्टेंट। H2PO2 के नेगेटिव के रेस्पेक्ट में भी निकालना है और OH आयन के रेस्पेक्ट में भी हमको निकालना है। अब हम सबसे पहली वाली स्थिति देखते हैं, तो उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19.5 यहाँ पर सांद्रता दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, सो डिवाइडेड बाय टाइम 20 is equal to k multiply by 0.5 to the power n और 1.28 to the power m। इसी प्रकार सेकेंड वाले केस के अंदर हम देख सकते हैं कि 25 दे रखी है हमें हाइड्रोजन की और डिवाइडेड बाय 50 समय है, सो इज इक्वल टू k इंटू यहाँ पर H2PO2 नेगेटिव की जो सांद्रता है वो 0.25 है और OH माइनस की जो है वो 1.28 है। तो उसी के आधार पर हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया। अब एक में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो ये पूरा जो कैंसिल आउट करके जो सॉल्व आउट करते हैं हम, वो आता है 2 is equal to 2 to the power n। इस प्रकार का बेस सेम होंगे तो पावर भी सेम होगी, n का मान जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। n का तात्पर्य है कि H2PO2 नेगेटिव के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार तीसरी वाली कंडीशन के हिसाब से भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 है डिवाइडेड बाय 30 है और इनकी जो सांद्रता दे रखी है वो 0.25 टू द पावर n है और 3.84 टू द पावर m है। अब इस दोनों समीकरणों के द्वारा 3 और 2 के द्वारा कि 135 बाय 30 इंटू इसमें अगर हम डिवाइड कर दें 2 का, तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिलेगी और अगर इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 9 is equal to 3 to the power m।
अब 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 का, तो अब हमने बेस सेम कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर भी सेम हो जाएगी। पावर का मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी OH आयन के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है और S2PO2 नेगेटिव के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 आया है। तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड या समाकलन वेग विधि, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, कि तुकबंदी विधि भी है। तुकबंदी का क्या तात्पर्य है कि जब हमें ये मालूम है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, जो भी अभिकारक की सांद्रताएं दे रखी हैं उसके आधार पर हम K0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अलग अलग समय पर। अगर वो लगभग कांस्टेंट प्रतीत होती है तो हम कहते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये जीरो ऑर्डर का नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर में पुट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में जब हमने सारी वैल्यूज पुट करेंगे फिर हम अलग अलग समय पर K1 का मान निर्धारण करेंगे। अगर अलग अलग समय पर K1 का मान लगभग कांस्टेंट आता है तो हम ये कहते हैं कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये भी नहीं होने पर फिर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और अलग अलग समय पर उसी प्रकार से K2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये K2 की वैल्यू किसी भी जिस भी फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इस प्रकार इसको हम विधि भी कहते हैं, कि आनुभाविक विधि भी कह सकते हैं, इसको हम एम्पिरिकल मेथड भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड जो है वो एक अलग अलग फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर कर कांस्टेंट वैल्यू आने K2 का जो निर्धारण करते हैं वैल्यू, उसके आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कर सकते हैं। फिर है हाफ लाइफ मेथड यानी कि अर्धायु मेथड। अर्धायु जो विधि है उसके अंदर हमने दो समय पर अभिकारक की सांद्रताएं ले ली हैं। एक तो हमने ले लिया A1 और दूसरा हमने लिया है A2। जैसे यहाँ पर हमने लिया है T1 पर A1 लिया है और T2 पर A2 लिया है। जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर देखा था कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर उसके समानुपाती नहीं होती है, निर्भर नहीं करती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर। जीरो ऑर्डर के अंदर भी हमने देखा था कि वहां पर समानुपाती होती है, सेकेंड ऑर्डर के अंदर ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उन तीनों असम्पशंस के आधार पर हम एक जनरल इक्वेशन दे सकते हैं कि T1 is inversely proportional to A1 to the power n minus 1। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो माइनस वन हो जाएगा, तो a टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। इसी प्रकार हमने एक रखा तो एक माइनस एक जीरो हो गया, तो a टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धायु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर इसका n का मान 2 हुआ यानी कि सेकेंड ऑर्डर हुआ, तो 2 माइनस वन यानी 1 बाय a आ जाएगा, यानी कि प्रारंभिक जो सांद्रता है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इसी प्रकार हमने T2 दूसरा समय ले लिया, यहाँ पर हमने A2 n माइनस वन कर दिया। इन इक्वेशंस को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू A1 बाय A2 टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि दोनों की हम पावर जो है उसको हम इकट्ठा इक्वेशन के हिसाब से लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन का हमने लॉगरिथम लिया दोनों साइड्स का। लेफ्ट हैंड साइड का अगर मैं लिया तो log ऑफ T2 बाय T1 हो गया, और इसी प्रकार राइट हैंड साइड का लिया तो log ऑफ A1 बाय A2 टू द पावर n माइनस वन हुआ। जैसा कि हमने पहले भी देखा था x टू द पावर n का अगर हम log लेते हैं तो n log x होता है, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी n माइनस वन log ऑफ A1 बाय A2। अब n माइनस वन अगर हमें निकालना है तो इस फैक्टर को अगर हम log ऑफ A1 बाय A2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। इस प्रकार n इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ T2 माइनस T1 और log ऑफ A1 माइनस A2, क्योंकि log A बाय B हमने पहले भी देखा था log ऑफ A माइनस log ऑफ B के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम अगर हमें दो अलग अलग समय पर अगर हमें प्रारंभिक सांद्रताएं मालूम है तो उस स्थिति के अंदर भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण कर सकते हैं।